ठीक है, तो आज जो हमें टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज कॉल्ड फंक्शंस। ठीक है, तो वीएस कोड वगैरह खोल लो, बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। और मेरे को 1 मिनट दो बस, हमारी क्लास रिकॉर्डिंग वगैरह स्टार्ट कर दूं। जिस फाइल पे हम वर्क कर रहे थे उसी पे कर लो, या फिर अगर नहीं पे करना है तो नहीं पे भी कर सकते हो। कंसेप्ट अगर अलग रखने हैं तो नहीं पे कर लो, वरना उसी फाइल पे कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो फंक्शंस का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, फंक्शंस इन द वेरी बेसिक सेंस होते क्या है कि भाई अब तक मैं जो कोड लिखता आ रहा था ना, वो बस मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ था, है ना। कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। ठीक है, मैं कोई भी कंसेप्ट उठाता था, उसका कोड लिखता था एंड रन करता था, है ना। इस वजह से मेरे को, जब मेरे पास कोई स्ट्रक्चर ही नहीं था, तो मेरे को जो भी कोड मैं यूज नहीं कर रहा हूँ उसको कमेंट आउट करना पड़ रहा था, है ना। और जो मैं फंक्शन पे आता हूँ, फंक्शन बेसिकली मेरी इसी वाले अनस्ट्रक्चर्ड कोड को स्ट्रक्चर्ड कोड बनाते हैं। ठीक है, बेसिकली अब कोई भी एक कोड है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो उसको मैं एक फंक्शन की तरफ रैप कर देता हूँ। ठीक है, एंड अपने मेन कोड से, जो फंक्शन के बाहर वाला कोड है, उससे उन फंक्शंस को कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली एक ओवरव्यू होता है इसका। ठीक है, इसको अब समझने के लिए इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लो आप कोई भी गेम खेल रहे हो। ठीक है, अब उस गेम के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, साउंड्स प्ले हो रही हैं, आपका कीबोर्ड रीड हो रहा है। ठीक है, एनिमेशन चल रही हैं, टाइटल स्क्रीन है। ठीक है, कट सीन्स है, बहुत कुछ है। ठीक है, अब आपको पता है कि गेम के पीछे भी कोड ही होता है ना। अब अगर मैं, मान लो कि जो गेम के डेवलपर्स हैं, उन्होंने जितना भी सारा कोड था उसको बस लिखते चले गए हैं, उसको बस लिखते चले गए हैं, तो उस गेम के ऊपर कंट्रोल रख पाना बहुत मुश्किल है। मान लो कोई बग आता है गेम के अंदर, उसको फिक्स करने के लिए वो पूरी पूरी फाइल्स पढ़नी पड़ेंगी, है ना। तो एक्चुअल जो कोडिंग होती है, जो रियल लाइफ में कोडिंग होती है, वो ना ऐसे ही बस कोड लिखते नहीं चले जाते हम क्या करते हैं कि हर एक कोड को एक फंक्शन के अंदर रैप करता हूं मैं। ठीक है, वैसे तो फंक्शन को भी हम आगे रैप करते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट मैं एक कोड को फंक्शन के अंदर रैप करता हूँ। सो लेट्स से फॉर सिंपल एग्जांपल, आप कोई गेम खेल रहे हो एंड स्पेस से उसमें जंप हो रहा है। ठीक है, तो स्पेस की दबिए, ये रीड करना, कैरेक्टर को जंप करवाना, जंप वाली एनिमेशन एक्टिवेट करना, और जितना भी आपका ये उसकी साउंड वगैरह है या जो भी है,
और इन्वायरमेंट पे आपकी जंप का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कोई इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी आ रहा है, ये सारा पार्ट जंप से रिलेटेड है। ये सारा पार्ट तभी चलेगा जब मैं जंप करूंगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई जितना भी ये वाला पार्ट है, इसको एक फंक्शन के अंदर रैप कर दूंगा। और मान लो गेम की टेस्टिंग करते हुए मेरे को जंप किया और कोई एनिमेशन नहीं चली या फिर जंप हुआ नहीं अच्छे से, तो मेरे को अब पूरा कोड पढ़ने की जगह सिर्फ उस फंक्शन पे चला जाऊंगा जहां पे मैं जंप को कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया पॉइंट। तो मेरे पास डिबगिंग भी बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ आया। ठीक है, अब एक ना सबसे पहले छोटा सा टास्क देता हूँ कि भाई एक ना जो हमने वो याद है टू का टेबल प्रिंट करने वाला कोड लिखा था, वो या तो कॉपी कर लो या दोबारा लिख लो, मेरे को अभी याद नहीं है कहाँ पे, मैं दोबारा लिख रहा हूँ उस कोड को एक बार। ठीक है, मैंने एक मिनट रुकना, एक छोटा सा काम नहीं किया है। ठीक है, ये मेरा कोड था बेसिक सा, है ना। मैं इसको रन करूंगा, मेरे पास टू का टेबल प्रिंट हो जाता है। ठीक है, मैंने इसको रन किया, मेरे पास सिंपल सा मेरा टू का टेबल प्रिंट हो गया। ठीक है, अब ये जो कोड है बेसिकली दो लाइन ऑफ कोड है ना, दो लाइन है, मिलके एक काम कर रही है ना। मैं इस पूरे कोड को एक फंक्शन के अंदर रैप कर सकता हूँ। ठीक है, फंक्शन की वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, सारी प्रॉपर्टीज को धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे, बट इसके पहले सबसे पहले रैपिंग करते हैं। ठीक है, रैपिंग करने के लिए मेरे को दो चीजों की अंडरस्टैंडिंग काफी जरूरी है। पहला, मेरा जब भी मैं एक फंक्शन के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, तो मेरे पास दो चीजें होती हैं, एक फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शन की कॉल बैक। ठीक है, डेफिनेशन में मैं सारा कोड वगैरह डिफाइन कर देता हूँ कि भाई मेरे फंक्शन में क्या क्या करेगा। ठीक है, कॉल बैक के टाइम पे मैं उस फंक्शन को कॉल करता हूँ कि भाई जो भी मैंने इस कोड को वहां पर रैप किया है उसको रन करना है अब मेरे को। ठीक है, बता दो होता कैसे है। फंक्शन डिफाइन करने के लिए वी सिंपली यूज अ कीवर्ड कॉल्ड डेफ। ठीक है, और मैं रखता हूँ फिर फंक्शन का नाम, लेट्स से नाम रख लिया मैंने, कुछ भी नाम रख सकते हो, मैंने नाम रख लिया टेबल। ठीक है, इसके बाद लगाऊंगा ब्रैकेट्स, दिस इज नेसेसरी, इसके बाद कॉल। ठीक है, ये होती है मेरी फंक्शन की डेफिनेशन। अब जितना भी फंक्शन का पार्ट है, ये वाला सारा पार्ट है इसका, मैं बस टैब दबा दूंगा, ये सारा पार्ट इस फंक्शन के अंदर आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको सेव करूं और रन करूं, तो मेरे पास कुछ भी आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक फंक्शन के अंदर रैप्ड है, मैंने फंक्शन को डिफाइन तो कर दिया बट उसको रन नहीं किया कहीं पे भी। रन करने के लिए बट वी डू इज सिंपली उसके बाद में इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, दिस इज कॉल बैक। ठीक है, जब मैं नॉर्मली फंक्शन का नाम लिख के पैरेंथेसिस लगा रहा हूं, दैट इज कॉल बैक। मैं इसको रन करूंगा अगर, तभी मेरे पास फंक्शन रन हो गया, देखो टू वेरिएबल प्रिंट हो गया। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन। जब मैं डेफ के साथ टेबल मतलब फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ एंड उसके अंदर कोड भी लिख रहा हूँ। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन। एंड जो मैंने यहाँ पे नीचे किया, दिस इज द कॉल बैक। ठीक है, इतना समझ आया कंसेप्ट। ठीक है, इतना करो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं।
किया इतना, रन किया, चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। अब लेट से मेरे को ना इस कोड को थोड़ा सा मॉडल बनाना है, यूजर से इनपुट लेना है कि भाई यूजर को किस चीज का टेबल चाहिए, ठीक, किस नंबर का यूजर को टेबल चाहिए, मेरे को वो कंसेप्ट डालना है इसमें। मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसके ऊपर एक वेरिएबल डिफाइन कर दूंगा नम, इसमें इंट और इनपुट ले लूंगा, है ना, बोल दूंगा उसे भाई एंटर अ नंबर, सिंपल। पता ही आपको ये मैंने क्या किया यहाँ पे, है ना। और फिर जहां जहां पे मैं टू यूज किया है उसकी जगह पे मैं नम यूज कर लूंगा, उसी का टेबल प्रिंट हो जाएगा, राइट। इसको मैं अगर रन करूंगा तो एंटर नंबर, लेट से 5 डाल दिया मैंने, 5 का टेबल आ गया। बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन के अंदर ही, ठीक है, डेफिनेशन बेसिक कोड समझते हैं पहले, ठीक है। मैंने एक नम नाम से वेरिएबल बनाया, ठीक है, उसके अंदर इनपुट लिया एक नंबर का और इंट लगाया, मतलब जो इनपुट वाला मेरा फंक्शन है वो स्ट्रिंग में देता है, उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और फिर जहां जहां पे भी मैंने टूल लिखा हुआ था उसको मैंने नम से रिप्लेस कर दिया, तो जो भी मैं नंबर यूजर देगा उसका टेबल आ रहा है अब, राइट। समझ आया, कितना समझ आया, ठीक है। अब इस केस में ना मैं एक चीज और क्या कर सकता हूँ कि भाई मैं ना जो इनपुट ले रहा हूँ वो किसी और फंक्शन से या फिर फंक्शन के बाहर से भी ले सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इस लाइन को यहां से हटा दूं, अभी एरर देगी क्योंकि इस पर नम का वैल्यू नहीं है ना। मैं इस लाइन को यहाँ पे डाल सकता हूँ, तो आई विल डू वन थिंग, मैंने यहाँ पे डाला और इस बार नम में नहीं ले रहा मैं इसको, इस बार मैं ए नाम से वेरिएबल बनाया है उसमें ले लिया मैंने, ठीक है। अभी इस कोड के पास तो नम नहीं है, ठीक है, ए में वो नंबर है, तो ए जो है मेरा वो है ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। वैसे तो अगर मैं इसको यहाँ पे नम लिख दूंगा तो यहाँ पे नम रीड कर लेगा वो, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि मैंने यहाँ पे ए लिखा हुआ है, जब मैं एक वेरिएबल ऐसे ही डिफाइन कर रहा हूं, ये होता है मेरा ग्लोबल वेरिएबल, और जो फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन है दैट इज माय प्राइवेट वेरिएबल, ठीक है। जो ए है उसे पूरा कोड पढ़ सकता है, जैसे मैंने जब नम इसके अंदर लिखा हुआ था तो नम को सिर्फ ये फंक्शन ही पढ़ सकता है, ये लगन समझ आया पहले तो, ठीक है। अब क्योंकि ए ग्लोबल वेरिएबल है तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा नम की जगह पे ए लिख सकता हूँ, ये चीज फिर भी वर्क करेगी, ठीक है। अब जब मैं नॉर्मली अगर इस कोड को लिखूं और नीचे वेरिएबल का इनपुट लूं तो कोड नहीं चलता, अभी चलेगा, क्यों, क्योंकि पाइथन जब इंटरप्रेट कर रहा होता है तो कैसे करता है कि भाई वो डेफ टेबल पढ़ा उसने, ठीक है, ऊपर से करता हुआ आया, डेफ टेबल पढ़ा उसने, वो ना सीधा स्किप मार देगा, फंक्शन को पूरे को स्किप कर दिया उसने, ठीक है, सीधा आगे चला जाता है, फंक्शन को स्किप करते हुए चलता है वो, ठीक है। सीधा आगे आया, उसने यहाँ पे देखा कि हाँ यहाँ पे इनपुट लिया, फिर जब कॉल आया, कॉल पे वो यहाँ पे वापस गया, उसने फंक्शन को रन किया और वापस कॉल पे आ गया, इस तरीके से वर्क करती है चीजें। ए हम डेफ के ऊपर भी लिख सकते हैं, तो ए हम डेफ के ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, नीचे भी लिख सकते हैं, बेसिकली ये बता रहा हूँ, ठीक है। एंड जब पाइथन इस तरीके से पढ़ रहा है तो आप कॉल बैक हमेशा फंक्शन डिफाइन करने के बाद ही दे सकते हो, ये एक रूल बन जाता है कि भाई मैं कॉल ऊपर नहीं कर सकता फंक्शन को नीचे डिफाइन करके, ठीक है, समझ आया वाला पार्ट, ठीक है। अब बट मेरे पास मेन दिक्कत क्या है कि भाई ए मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, उसको तो मैं फंक्शन के अंदर यूज कर सकता हूँ, बट लेट से मेरे पास जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल है वो नम डिफाइंड है, तो नम तो मेरे पास कोई ग्लोबल वेरिएबल है नहीं, तो नम मेरे को चाहिए, या तो मैंने जैसे पहले किया था कि भाई इनपुट ले लू, उसी तरह से कर लू, या फिर मैं ए को भी नम के अंदर पास कर सकता हूं, ठीक है। अब हम सीखेंगे पैरामीटर्स के बारे में, एक फंक्शन के पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। पैरामीटर्स क्या होते हैं कि भाई उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स या प्रॉपर्टीज यूज होने वाली हैं, ठीक है। इस फंक्शन के लिए पैरामीटर क्या होगा, नम, क्योंकि नम इसके अंदर यूज हो रहा है, तो और ये फंक्शन तब तक ढंग से वर्क नहीं करेगा जब तक मैं इसको नम की वैल्यू दे नहीं देता, वरना एरर देगा ये, है ना। इसको नम की वैल्यू देने के लिए मैं यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर लिख सकता हूं नम, ठीक है, नम लिखते यहां से वो चला गई ना लाइंस, ठीक है। तो अब ये एक वेरिएबल रिसीव कर रहा है नम, ठीक है, तो समझ आया, है ना। रिसीव कर रहा है, अब रिसीव कर रहा है तो मेरे को सेंड करना पड़ेगा, सेंड मैं कॉल बैक के टाइम पे करता हूं, यहां पे लिख सकता हूं ए, ठीक है। आप बोलोगे भाई वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट है, सिर्फ वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता,
एक ही वैल्यू यहाँ पे जो भी देगा वो पुट करके नंबर डाल देगा। हाँ, इस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। कॉल बैक का मतलब होता है कि भाई यहाँ पे उसने वैल्यू उठाई और यहाँ पे जाके जो भी वेरिएबल है उसके अंदर वो वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा इट विल वर्क प्रीटी फाइन, ठीक है। पहले नंबर पूछा, मैंने डाल दिया 5 या 56 डाल दिया लेट्स से, स्टिल 56 का टेबल मेरे को दे दिया। तो ये सबसे पहले वो यहाँ पे आया, उसने ए की वैल्यू ली, कॉल बैक पे गया, कॉल बैक में उसने देखा कि भाई टेबल पे जाना है मेरे को, टेबल पे गया, उसने यहाँ पे साथ ही वैल्यू भी लेके गया, अपने ए नहीं लेके गया, वेरिएबल नहीं लेके गया, ए की वैल्यू लेके गया। अब उसने देखा कि हाँ यहाँ पे जो वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू रिसीव हो रही है वो नम है, उसने वो वैल्यू नम के अंदर डाल दी और फिर बाकी फंक्शन नॉर्मली वर्क कर गया। समझ आया कंसेप्ट? समझ आया, ठीक है, नोट कर लो इसे भी। तो इसमें डाटा सर अगर आप पूछो। इसमें टेबल का आपने ए वैल्यू दिया है उसको ना तो क्या रन होगा? मतलब यहाँ पे अगर मैं ए ना दूं एरर देगा, तो वैसे तो उसने यहाँ पे मार्क कर दिया, बट अगर मैं रन करूंगा एंटर नंबर 2 डाला मैंने, एरर दे दिया उसने, मिसिंग वन रिक्वेस्ट। हाँ, अभी उसकी हम बात करेंगे कि ऑप्शनल कैसे बना सकते हैं इस चीज को, भी आगे उसकी भी बात करेंगे कि ऑप्शनल डिफॉल्ट वैल्यू सेट होती है इसमें हर चीज की, वो कैसे होती है। बट अभी के लिए यही है कि अगर आपने नॉर्मल ऊपर रिसीव कर रहे हो कुछ तो नीचे से उसे सेंड भी करना पड़ेगा, ठीक है। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप इसको अलग अलग लिख लेना, जो नॉर्मल फंक्शन था उसको अलग, इसको अलग, बेसिकली कॉपी पेस्ट करके मॉडिफिकेशन करना, ताकि बाद में अगर आप इस चीज को रेफर करो तो आपको हर एक आइटरेशन बताओ हमने क्या क्या किया था। तो समझ आ रहा है? कोई डाउट वगैरह तो नहीं आ रहा? पक्का लग रहा है तुम्हारी शक्ल से कि समझ नहीं आ रहा तुम अच्छे से। प्रैक्टिस की नीड तो है ही, बट ये वाला कंसेप्ट तो बिल्कुल ही फ्रेश है। पॉइंट समझ आ रहा है ना? पक्का कोई भी डाउट है पूछ लेना, ठीक है। ये कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है ना ठीक से? ठीक है। क्या हुआ? एक मिनट अभी देखता हूँ। ठीक है, दिखाओ क्या दिखा दो। हाँ बिल्कुल, किया इतना, समझ आया कंसेप्ट? समझ आया? क्लियर है? ठीक है। अब जो मेरे पास नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है कि भाई मैं वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकता हूँ और ऑप्शनल भी बना सकता हूँ वेरिएबल को, ठीक है। पहले हम बात करेंगे डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने की, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू जैसे नम लिखा है यहाँ पे मैंने, नम की मैं डिफॉल्ट वैल्यू दे सकता हूँ, ठीक है। नम इक्वल टू लेट से 6 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली आई एम सेटिंग डिफॉल्ट वैल्यू, स्पेसिस की नीड नहीं है, मैंने बस टू लुक गुड अच्छा निकल रखा है, ठीक है। तो अब अगर मैं इस सेम कोड को दोबारा रन कर दूं तो मेरे पास जो टेबल आएगा वो जो नंबर डालूंगा उसी का आएगा, जैसे 67 डाला इसी का आया, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे अब वेरिएबल पास ही नहीं करूं, यहाँ पे मैंने वेरिएबल पास ही नहीं किया, तो मेरे पास 6 का टेबल आएगा, फिर डिफॉल्ट वैल्यू उसकी 6 है, मान लो 78 डाला मैंने, टेबल 6 का आ रहा है, ठीक है। नम की मैंने एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी, ठीक है, कि भाई अगर यूजर कोई वैल्यू देता है तो उसका टेबल आ जाएगा, वरना बाय डिफॉल्ट 6 का टेबल आएगा। क्लियर है? आया समझ?
समझ आ गया? ठीक है, ये वाला कर लो एक बार पार्ट, फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसा समझ, क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है, अब बनाते हैं आर्ग्यूमेंट को ऑप्शनल। ठीक है, वैसे तो अभी भी ऑप्शनल हुआ, बट इस बार क्या था कि हमने भाई ऑप्शनल है कि यूजर देगा तो आ जाएगा, वरना एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट करी थी। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं कि भाई यूजर देगा तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो एरर दिखा देगा। मतलब जो पाइथन वाला एरर था वो नहीं, एक कस्टम मैसेज दिखा देगा कि भाई नंबर नहीं डाला आपने या कुछ भी ऐसा। ठीक है, क्लियर है? तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, 60 की जगह पे मैं लिखूंगा नन। ठीक है, इसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी नन। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर तो यूज हो रहा है, so what I will do is कि if num is none, जब भी मैं नन चेक कर रहा होता हूं मैं इक्वल टू नन नहीं करता हूं। ठीक है, हमेशा इज नन किया जाता है, इज नन और इज नॉट नन। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अब what I will do is कि अगर ऐसा है, नन है, तो मैं यहां पे डाल दूंगा रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, मैं डालूंगा रिटर्न। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे ना रिटर्न नहीं करता, अभी रिटर्न पे आते हैं, प्रिंट करता हूँ मैं सिंपली। नो नंबर पास, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने ये लिख दिया नो नंबर पास। ठीक है, अब द पॉइंट इज कि मैंने इफ में ये लिखा है, प्रिंट में ये किया, तो एल्स में आएगा फॉर वाला पार्ट। ठीक है, तो इसको एल्स में डाल देंगे। ठीक है, कि अगर भाई नन आ रहा है तो ये एरर दे दो, वरना रन कर दो। समझ आया? सिंपल कंसेप्ट समझ आया? ठीक है, नीचे अभी भी मैं कोई वैल्यू पास नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब मैं नंबर कुछ भी डालू, 67 डाला रेट से मैंने, तो नो नंबर पास, क्योंकि मैंने यहाँ पे नंबर पास नहीं किया। इतना समझ आया? ठीक है, अब इसके अंदर ना मैं इफ एल से बच भी सकता हूँ। ठीक है, मतलब एल से बच सकता हूँ, इससे तो नहीं। तो व्हाट आई कैन डू इज, जैसे लूप्स के अंदर ब्रेक होता है, जैसे लूप्स के अंदर ब्रेक होता है, वैसे ही फंक्शंस के केस में मेरे पास होता है रिटर्न। ठीक है, रिटर्न का मतलब होता है कि कोई वैल्यू मैंने आउटपुट दे दिया, ठीक है, एंड वो वाला पार्ट अब फिर उसके आगे रन नहीं होगा फंक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूं इसे, ठीक है, मैंने इसको जो ये किया था, रिटर्न के साथ कोई भी वो नहीं आता, ब्रैकेट नहीं आता फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, मैंने रिटर्न कर दिया इस चीज को। ठीक है, तो अब होगा क्या, जब मैं इसको रन करूंगा तो पहले बात तो ये प्रिंट नहीं करेगा कुछ भी। ठीक है सर, कुछ भी प्रिंट नहीं किया, एग्जिट हो गया सीधा। क्यों? समझते हैं होता क्या है। मैंने नंबर लिया, टेबल में पास नहीं किया, टेबल का फंक्शन कॉल किया, तो टेबल के फंक्शन पे गया, नम की वैल्यू नन हुई, जब नंबर कोई आया नहीं तो नम की वैल्यू नन हुई, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, उसने रिटर्न कर दिया नो नंबर पास। ठीक है, और मैंने क्या बताया कि रिटर्न करने के बाद आगे रन नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ आया है ना? अब नीचे जब उसने ये चीज वैल्यू पास करी, जो कॉल बैक है ना, ये इसने मेरे को वैल्यू दी नो नंबर पास, बट वैल्यू तो दी, मैंने उसे प्रिंट तो किया ही नहीं, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू आई नहीं। तो व्हाट आई कैन डू इज, यहाँ पे मैं प्रिंट कर सकता हूँ इसको, और मैं इस कॉल बैक को प्रिंट कर लूंगा क्योंकि कॉल बैक की वैल्यू रिटर्न से आ रही है, रिटर्न में जो भी आएगा वो यहाँ से प्रिंट हो सकता है। रिटर्न में सर ये सेव भी हो रही है, रिटर्न में सेव नहीं हो रहा कुछ भी, रिमेंबर। प्रिंट में सेव नहीं होता ना, कि प्रिंट तो रन हो गया एक बार। रिटर्न में मतलब देखो सेव नहीं हो रहा, द कंसेप्ट इज कि जब मैं रिटर्न कर रहा हूं तो इस कॉल बैक का वैल्यू आ रही है, सेव नहीं हो रही वो चीज। ठीक है,
कंसेप्ट का डिफरेंस क्या है कि भाई मैं जब मैं इस देखो अगर सेव हो रहा होता तो जब भी मैं इसको यूज करता वो चीज वापस आती है ना। मतलब पॉइंट है जब भी मैं इसको यूज करूंगा पूरा फंक्शन रन होगा, उसके बाद जो भी वैल्यू है वो आएगी मेरे पास। इसको मैं सेव नहीं कह सकता ना, कहने का पॉइंट वेरिएबल तो है उसके अंदर वैल्यू सेव होती है, कुछ भी रन नहीं हो रहा वैल्यू निकालने के लिए, एग्जैक्ट वैल्यू सेव्ड है इसके अंदर। जब भी मैं कॉल कर रहा हूं तो पूरा फंक्शन रन हो रहा है, उसके बाद वो वैल्यू आ रही है। ठीक है, समझ आया? क्लियर है? और एक मिनट रुकना, chat है? ठीक है, ठीक है, समझ आया, कंसेप्ट क्लियर? ठीक है, तो अब मैंने जब इसे रिटर्न को प्रिंट करा लिया तो इसको भी करके दिखा देते हैं। नंबर में कुछ भी डालूंगा, पास किया नहीं है, नंबर पास इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। क्लियर है? क्लियर है? नोट करना एक बार, तो एक बार नोट कर लो, फिर हम आते हैं। अब मैंने फंक्शंस के कंसेप्ट बता दिए आपको, इनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है वो बताऊंगा। ठीक है, कहाँ पे यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं वो बताऊंगा एक दो एग्जांपल के साथ। ठीक है, और एक कंसेप्ट और है फंक्शंस का विच इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शंस, वो भी बताऊंगा, तो नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। कर लो बताना, ठीक है, हो गया, ओके, बस गिव मी अ सेकंड। हाँ चलो, इतने आप एक टास्क दो छोटा सा, वो कर लो, उसके बाद फिर आगे वाला कंसेप्ट बता देता हूँ। और ये सिंपल सा आपका टास्क है कि एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है, जिसमें हर एक ऑपरेशन के लिए एक अलग फंक्शन रहेगा। ठीक है, एडिशन के लिए अलग, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग, डिवीजन के लिए अलग। दो नंबर यूजर से लो, उससे पूछो कि भाई उसे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और उस हिसाब से उन दो नंबर को फंक्शन में भेज के कॉल कर दो। ठीक है, टास्क छोटा सा है, ठीक है, ये कर लो फटाफट। समझ नहीं आया?
एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाना है, 4 ऑपरेशन लेने हैं उसमें सिर्फ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। हर एक ऑपरेशन के लिए एक फंक्शन बनेगा, ठीक है। अब फंक्शन बना लिए, उसके बाद उसमें रिटर्न कराओगे वैल्यूज को, जो भी वैल्यू इंडियन आंसर है उसको रिटर्न करा रहे हो, ठीक है। उसके बाद तुम मेन कोड पे आए, तुम्हें क्या करना है, यूजर से सबसे पहले तो 2 वैल्यू लेनी है और उसे पूछना है कि भाई कौन सा ऑपरेशन करना है, उसे क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस जो भी करना है, ठीक है। जो भी वो चूज करे उसके हिसाब से उन 2 वैल्यू को उस फंक्शन के अंदर भेज के प्रिंट करा दें। पॉइंट, ये बहुत सिंपल है, एक्चुअली बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। हाँ
कर रहे हो? हो गए सब। हो गया बस। एक काम करो, पहले वाला देख लो फिर कर लेना उसे कंप्लीट। हो गया? तुमसे हो रहा है सौरभ? नहीं हो रहा? अरे तुम्हारा क्या हाल फ्रेंड्स? कर रहे हो? देखो डाउट वाउट है उनसे विपिन वगैरह से पूछ सकते हो आराम से, उनको आइडिया है इस चीज के बारे में अच्छा खासा। कर दिया? हो रहा है सही रन? सिंपली क्वेश्चन था, इसमें चेक करने की नीड नहीं है, बताइए तुम लोग कर ही लोगे। तुम थोड़ा और प्रैक्टिस करो, ठीक है? कोई कंसेप्ट तुम्हारे बच्चे हैं ऐसे जो नहीं समझ आए हैं तो बता दो, ठीक है? दोबारा क्लास ले लेंगे उस चीज की, कोई इशू नहीं है, ठीक है? अब बट मैं आ रहा हूँ अपने सिंपल से कंसेप्ट पे, ठीक है? बाकी चीज पे आ रहा हूँ कि भाई मैं रिकर्सिव फंक्शंस के ऊपर आ रहा हूँ। रिकर्सिव फंक्शन का मतलब क्या होता है कि एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूं मैं उसी फंक्शन के अंदर से, मतलब बेसिकली एसेंशियली लूप्स वाला काम कर रहा हूं मैं फंक्शन का यूज करके। सर इसी फंक्शन के इसी को कॉल कर देंगे सर, इस तरह तो सर ये तो रुकेगा ही नहीं। नहीं रुकने की भी कंडीशन वगैरह डालेंगे, मैनेज करेंगे अच्छे से। बेसिकली इस फंक्शन के अंदर से ही इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करूंगा, इसी फंक्शन को। इसको हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है? मतलब रिकर्सिव फंक्शन का बेसिक मतलब क्या हुआ कि भाई मैं लूप्स वाला काम कराना चाहता हूं अब फंक्शन से, ठीक है? कैसे कराऊंगा देखो, अब अगेन टेबल ही प्रिंट कराऊंगा, ठीक है? मैंने यहाँ पे नम के साथ साथ आई इक्वल टू 1 भी ले लूंगा मैं, ठीक है? सिंपल सा वेरिएबल लिया, एक नम जो कि नीचे से मेरे को लेना है, और आई इक्वल टू 1 जो मैंने यहीं पे डिफाइन किया नीचे से, जरूरत नहीं है मेरे को इसे लेने की, ठीक है? अब क्या करूंगा कि भाई सबसे पहले तो आई 1 है, नम आ गया, पहली लाइन तो प्रिंट कर सकता हूं मैं आराम से, है ना? सो आई विल डू प्रिंट, प्रिंट, हाँ प्रिंट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है? प्रिंट में डाल देंगे एफ num into I equal to I star, पहली लाइन यही होगी, है ना? ठीक है, समझ आया? टेबल की पहली लाइन यही होगी, है ना? अब मेरे को आई की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, आई की वैल्यू बढ़ नहीं रही अभी, बढ़ानी पड़ेगी। सो आई कैन डू आई प्लस इक्वल टू 1, आई की वैल्यू 2 हो गई, है ना? अब मैं चेक कर लूंगा इफ आई इज स्मॉलर देन 11, या मैं स्मॉलर देन इक्वल टू 10 भी कर सकता था, ठीक है? स्मॉलर देन 11, जब तक आई 11 से छोटा है वी विल डू टेबल, ठीक है? नम, क्योंकि नम तो मेरे पास आ ही रहा है, ठीक है? आई, अब मैं आई पास करूंगा, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट आई की वैल्यू 1 है, वरना वो बार बार 1 वाला लाइन प्रिंट करता रहेगा। तो मैं यहाँ पे आई पास कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि जो आई की अपडेटेड वैल्यू है वो जाएगी अब आई के अंदर, ठीक है? फिर से रन होगा, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? 2, है ना? 2 हो गई, ठीक है? आई की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई थी, 2 11 से छोटा है, यहाँ पे नंबर चला गया और 2 चला गया, वापस आए,
अब नम इंटू 2 प्रिंट हो जाएगा इस बार। फिर आई की वैल्यू क्या हो गई 3, अभी भी 11 से छोटा है, सेम दोबारा आ गए, है ना। अब जब तक ये कब तक चलेगा 10 तक, ठीक है। 10 आया, 10 प्रिंट हो गया। अब क्या हो गई 11, 11 तो 11 से छोटा नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप एग्जिट हो गया, मतलब कंडीशन मतलब ये फंक्शन एग्जिट हो गया। आया समझ, ठीक है। अब मेरे को इसमें प्रिंट करने की जरूरत नहीं है कि मैं कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा हूँ। इसको रन करेंगे, अरे सॉरी, इसको मैं रन करूंगा, सिंपली एंटर नंबर 67 डाल दिया, सेम कंसेप्ट, टेबल आ रहा है, लूप्स नहीं लगाया कहीं पे भी, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि जो रिकर्सिव फंक्शन वाला कंसेप्ट है, दिस इज मोर इंपोर्टेंट फॉर इंटरव्यूज, ठीक है। अगर इंटरव्यूज में आपको बोल दिया जाए कि कोई भी काम करके दिखाओ बिना लूप्स के, इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। समझ नहीं आया, फंक्शन बनाया, तो पहले नीचे आते हैं, ठीक है। ए में मैंने एक नंबर लिया, ठीक है, फंक्शन में भेज दिया। अब ए लिखा हुआ है, ए जाएगा नम के अंदर, मैं कॉमा करके सेकंड लिखता तो आई के अंदर जाता, दिया नहीं वैल्यू क्योंकि आई की डिफॉल्ट वैल्यू 1 है, ठीक है। नंबर दिया मान लो 2, ठीक है। पहली लाइन क्या है, प्रिंट 2 इंटू आई की वैल्यू डिफॉल्ट 1, 2 इंटू 1 इक्वल्स 2, प्रिंट हुआ। इसके बाद आई की वैल्यू बढ़ गई, आई की वैल्यू क्या थी अभी 1 थी, अब क्या हो जाएगी 2 हो गई। क्या 2 11 से छोटा है ना, तो इसने दोबारा उसको कॉल कर दिया सेम फंक्शन को, ठीक है। टेबल फंक्शन का नाम है, नंबर, नंबर पे तो मैंने कुछ चेंज किया ही नहीं, तो 2 ही जाएगा। और आई की वैल्यू भेज दी इस पर मैंने, आई की वैल्यू क्या हो गई थी मेरी, आई की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई थी ना, 2 चली गई, आ गए यहाँ पे। अब 2 इंटू 2 इक्वल 4 प्रिंट हो गया, वैल्यू दोबारा बढ़ा दी, 3 हो गया। क्या 3 11 से छोटा है, दोबारा सेम कंसेप्ट हुआ, फिर 4 5 6 7 8 9 10 तक सेम चला। उसके बाद जब यहाँ पे 10 आया, 10 वाली प्रिंट हुई। अब आई की वैल्यू एक बढ़ गई, क्या हो गई 11। अब 11 क्या 11 से छोटा है, नहीं, ये कंडीशन चली ही नहीं, बाहर आ गए। समझ आया, ठीक है। हाँ, तो मैं बता दो ये जो कंसेप्ट है ना, ये इंटरव्यूज परस्पेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इंटरव्यूज में पूछा, सॉरी, इंटरव्यूज में से ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। बट व्हेन यू आर डूइंग एक्चुअल कोडिंग, हम इस कंसेप्ट को हमेशा अवॉइड करते हैं, लूप्स पे ज्यादा ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्यों, क्योंकि सॉरी, क्यों, क्योंकि जो लूप्स का कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा फास्ट भी है और मेमोरी एफिशिएंट भी है कंपेयर टू रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। अगर मैं लूप से सेम काम कर रहा हूँ तो मेरे को रिजल्ट बहुत ज्यादा फास्ट मिलेंगे, 10 12 आइट्रेशन है तब तो फर्क ही नहीं पड़ता, हम आगे चल के 1000 2000 आइट्रेशन भी करते हैं, ठीक है। तब मैं लूप से करूंगा, बहुत ज्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेगा मेरे को कंपेयर टू रिकर्सिव फंक्शंस, ठीक है, इसलिए इसे यूज नहीं किया जाता। दूसरा, जब एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम ही है, रन हो रहा है, और रन हो रहा है तो रैम के अंदर रन होता है, तो कुछ ना कुछ स्पेस रैम की कंज्यूम करता है ये, है ना। तो अगर मैं उस मेमोरी की बात करूं, उसको मेमोरी कहा जाता है बेसिकली, तो लूप्स बहुत कम मेमोरी कंज्यूम करते हैं, रन होते हैं कंपेयर टू योर रिकर्सिव फंक्शंस। रिकर्सिव फंक्शन रैम पे मेरी ज्यादा लोड देंगे। तो एक्चुअल जब मैं कोडिंग एनवायरनमेंट में हूँ तो मेरे को इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई मेरा कोड तेज भी होना चाहिए, रैम भी ज्यादा ना लगे उसमें, तो इस चीज को भी ध्यान रखना होता है। क्लियर है, तो इस वजह से ये वाला पार्ट इज मोर इंपोर्टेंट फॉर इंटरव्यूज, नॉट फॉर एक्चुअल कोडिंग, ठीक है। क्लियर है, मेरे ख्याल तो फंक्शन का टॉपिक इतना ही है, देखता हूँ कुछ छोड़ तो नहीं दिया मैंने। ठीक है, इतना ही था, ठीक है। इसके साथ आपका फंक्शनल कंसेप्ट खत्म होता है, ठीक है। अब देखो मैंने आज ना सिर्फ कंसेप्ट बताए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इम्प्लीमेंटेशन आपको आ गया होगा, ठीक है, कंसेप्ट आपको पता लगे हैं सिर्फ, ठीक है। 2 दिन कोड करना,
ठीक है, आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन पता लगेगा। और अगर एक होमवर्क दूं तो द बेस्ट थिंग टू प्रैक्टिस फंक्शन इज कि जितना भी अब तक हमने कोड किया है उसको मॉड्यूलर, मतलब जब फंक्शन यूज कर रहा होता ना तो उसको मैं बेसिकली बोल रहा हूँ कोड को मॉड्यूलर कर रहा हूँ। तो जितना भी मैं अब तक कोड किया हुआ है इससे पहले का, फंक्शन से पहले का, सारे कोड को मॉड्यूलर कर दो कि भाई मैं कंसेप्ट का नाम लिखूं, वो कंसेप्ट ही रन हो सिर्फ। गेटिंग अ पॉइंट? सर लूप चलाना है, लूप लिखना पड़ेगा, लूप का फंक्शन। लूप वाला कोड चलाना है तो लूप का फंक्शन रन होएगा। अगर स्ट्रिंग्स वाला फंक्शन चलाना है तो स्ट्रिंग का फंक्शन, मतलब स्ट्रिंग्स का कंसेप्ट देखना है तो स्ट्रिंग का वाला फंक्शन रन रहेगा। सर ये आप क्वेश्चन कुछ सिंपल है। जितना भी अब तक मैंने कोड किया है आज से पहले वाले क्लासेस में, सबको मेरे को फंक्शन में कन्वर्ट करना है। सबके मतलब हर एक कंसेप्ट का एक डिफरेंट फंक्शन बन जाएगा। सिर्फ इतना करना है। तुम्हें वो वाला हैंडल नहीं करना कि यूजर से एक वो ले रहे हो फंक्शन का नाम, वो से रन करो, वो सब नहीं करना। सिर्फ फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करके छोड़ देना है। कोई कॉल बैक नहीं करना, ठीक है, बस फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है, बस खत्म। सर आगे अलग बना के मैंने सारे छोटे काम अलग अलग करके आप लोग पहले वाले के सबके एक नई बना लेना, उसके अंदर सारे फंक्शन में डाल देना, कॉपी पेस्ट ही करना है। बहुत ज्यादा मतलब बैठोगे मुश्किल से 15-20 मिनट में हो जाएगा, ये मुश्किल से बोल रहा हूँ वो भी। बट इसका ना तुम्हें फंक्शन का कंसेप्ट समझ आएगा इससे। वही रन कर करके देख लेना फिर कि सारे फंक्शन से रन हो रहे हैं नहीं। और अगर तुम चाहो तो और आगे स्टोर करने के लिए उसमें रिटर्न और प्रिंट, प्रिंट की जगह पे रिटर्न वगैरह वाला और पैरामीटर पासिंग वगैरह वाला वो सारा कंसेप्ट भी कर लेना। ठीक है, समझ आया? क्लियर कीजिए। ठीक है, डन। ठीक है, अब ये हो गया मेरा फंक्शन का टॉपिक। ठीक है, अब एक टॉपिक और बचता है मेरे पास, जो कि मैं पाइथन के अंदर ही जाता हूँ, जिसमें दैट इज कॉल्ड एरर हैंडलिंग। ठीक है, जो एरर्स वगैरह आ रहे हैं ना उनको मैं पाइथन के अंदर से हैंडल कर सकता हूँ। वो टॉपिक और बचता है। ठीक है, उसके बाद जो जिस वाले पार्ट में हम जाएंगे वो रहेंगे कि हम पाइथन से अब दूसरी फाइल्स को भी कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो उसमें आता है फाइल हैंडलिंग, जेसन हैंडलिंग, ये वाले कंसेप्ट आते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर ऊप्स वाले कंसेप्ट पे जाएंगे प्रॉपर। ठीक है, तो बेसिकली ऊप्स से पहले हमारे 3 कंसेप्ट और बच गए, एरर हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, जेसन हैंडलिंग। उसके बाद हम जाएंगे ऊप्स पे। ऊप्स से तुम्हारी एक्चुअल प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी, जो इंडस्ट्री में प्रोग्रामिंग जिस तरीके से की जाती है उस वाले पार्ट को समझोगे आप ऊप्स के अंदर। ठीक है, प्रिंट के टेबल को सर ये मतलब प्रिंट टेबल है उसको नल आया सर। प्रिंट टेबल ए, हाँ क्योंकि रिटर्न तो कर ही नहीं रहे ना कुछ, तब तुम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे तो नन आ रही है। नन आएगी जब तक तुम कुछ रिटर्न नहीं करोगे। वो वैल्यू है तो उसमें वो वही है परफॉर्म हुई चाहे उसे ए प्लस वहां पे जो कुछ रिटर्न के आगे कुछ भी लिखा वो परफॉर्म हुई है तो वही जाएगी। हाँ, रिटर्न के आगे आप कुछ भी लिखो वो वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अगर आप कुछ भी रिटर्न नहीं दे रहे हो और फिर फंक्शन को प्रिंट करते हो तो नन ही आएगा, क्योंकि बेसिक सेंस बन रहा है ना कि कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, तो मतलब नन रिटर्न हो रहा है। ठीक है, सर हाँ जी कीर्ति जी बताइए। सर इज दैट पॉसिबल कि आप कोई टैबलेट वगैरह भी इसमें ज्वाइन कर दो ताकि जो आप बोर्ड पे कराते हो वो स्क्रीन पे आ जाए? और बोर्ड पे तो मैंने इस क्लास में कुछ भी नहीं कराया है। इस वाली में नहीं, लेकिन अब आने वाले हाँ जी, हाँ टाइम जी। पे इसमें भी आएगा ना। और मेरे को I'll प्रॉब्लम try होता है, that. मेरे बोर्ड I'll एग्जाम try that. I'll try पे। that. I understand. हाँ, तो पॉसिबल I'll नहीं हो try पा रहा वाला मेरा, that. बच्चे सुबह आ Done, जाते हैं। done, done, done. कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, मैं उसको कुछ ट्राई करता हूँ उसका भी। यस सर, सर। ऑल्दो अगर कोई तो भी टैबलेट है, किसी के पास फोन है, तो उसके थ्रू आप स्क्रीन पे लिखेंगे वो क्लियर हो जाएगा। नो इशू, आई अंडरस्टैंड दैट। मैं या तो अपने ही लैपटॉप का कैमरा ऑन कर लिया करूंगा या फिर आई विल सी। नो इशू। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। ठीक है, डन। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम।